Okay, so a very good afternoon to all of you and let's start today's discussion related with current affairs. आज के करंट अफेयर्स में कुछ इश्यूज जो हम डिस्कस करने वाले हैं. रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने डे ऑफ 8 बिलियन बोलकर 15 नवंबर 2022 को डिक्लेयर किया है. सो एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशंस ने 15 नवंबर को क्यों डे ऑफ 8 बिलियन डिक्लेयर किया और जो पॉपुलेशन से संबंधित रिपोर्ट पब्लिश किया गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. देन अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने फिर से एक नया मकाम वहां पे हासिल किया है और जिसे हम कह सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. इसका मतलब भारत सरकार उसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर अब स्पेस सेक्टर से रिलेटेड नई नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है और उसका ही एक कंपोनेंट भारत का सबसे पहला प्राइवेट कंपनी द्वारा सैटेलाइट को लॉन्च करना. इसका मतलब विक्रम एस इसको लॉन्च करना ये एक बड़ी घटना थी. तो इस विक्रम एस से संबंधित इस सैटेलाइट से संबंधित हम चर्चा करेंगे. ब्राजील के नए प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा इनकी नियुक्ति हुई है, उनके बारे में हम वहां पे चर्चा करेंगे. रिसेंटली अब वर्ष 2022 के आखिर से लेके वर्ष 2023 तक भारत के पास G20 ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक महत्वपूर्ण गुट की अध्यक्षता रहेगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करेंगे और 21वीं सदी में हम जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, तो इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का जो मेन बेस है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की संस्था है, नाम का गुट है, उसकी प्रेसिडेंसी, उसका अध्यक्ष पद 1 साल के लिए भारत को हासिल होने वाला है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. भारत का उड़ीसा ये पहला राज्य बना है जिसने सफल नाम का वेब पोर्टल जो मुख्यतः अलग अलग तरह के फार्मर्स किसानों से संबंधित और एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स यानी कृषि क्षेत्र से संबंधित जो व्यावसायिक है, उद्योजक है, उनके लोन से संबंधित उनको जो है कर्जा सुलभता से मिले, इससे संबंधित एक पोर्टल वेब पोर्टल शुरू किया है. तो इस सफल पोर्टल के बारे में हम बात करेंगे. इसके साथ ही प्लेन लैंग्वेज एक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, विश्व के न्यूजीलैंड नाम के देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट उनके नागरिकों के लिए जो है वहां पर पारित किया है. तो ये प्लेन लैंग्वेजेस एक्ट क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. और रिसेंटली हमारे भारत सरकार के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रूल्स एंड रेगुलेशंस पब्लिश किए गए हैं जिसके अनुसार अब अलग अलग चैनल्स के लिए कंपल्सरीली दिन में 30 मिनट का समय ये राष्ट्रहित में या जनहित में जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसके लिए उनको अलोकेट करना पड़ेगा. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है इसकी भी हम चर्चा करेंगे. सो अलग अलग तरह के जो करंट अफेयर्स के इश्यूज है उसको जो है आज की चर्चा में हम यहाँ पे लेने वाले हैं. अब टू स्टार्ट विथ, जैसे मैंने कहा, यूनाइटेड नेशंस का जो डे ऑफ 8 बिलियन ये जो है इसके बारे में हम वहां पे चर्चा करना शुरू करेंगे. सो यूनाइटेड नेशंस ने 15 नवंबर 2022 को विश्व में डे ऑफ 8 बिलियन बोलकर डिक्लेयर किया. इसका मतलब ये कि इस दिन को अधिकृत रीति से यूनाइटेड नेशंस के डेटा के अनुसार, यूनाइटेड नेशंस के जानकारी के अनुसार पूरे विश्व की हमारी जनसंख्या ये कितनी हो गई, 8 बिलियन हो गई. एज वी आर अवेयर 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़. इसका मतलब पूरे विश्व की जनसंख्या ये 800 करोड़ तक वहां पे पहुंच गई है. और अगर हम 7 बिलियन टू 8 बिलियन यानी हमारे विश्व की जनसंख्या 7 बिलियन से लेके 8 बिलियन तक बढ़ने का एडिशन ऑफ 1 बिलियन का अगर ड्यूरेशन हम देखेंगे, सो दैट वाज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन. यानी अब तक 1 बिलियन से 2 बिलियन, 2 से 3, इस तरीके से एक बिलियन ऐड होने के लिए जो समय लगता है उसमें अब तक सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड जो है ये रहा है, क्योंकि सिर्फ 11 सालों में
2011 में विश्व की जनसंख्या थी 7 बिलियन और 2022 में अब विश्व की जनसंख्या 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या बन गई है 8 बिलियन। यानी सिर्फ 11 सालों में पूरे विश्व की आबादी 1 बिलियन से जो है वो वहां पे बढ़ गई। और इसमें एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो भारत का है। अभी भारत की जनसंख्या जो है इट इज 1.412 बिलियन। इसका मतलब 141 करोड़ जनता ये भारत की जनसंख्या है। यानी ऑलरेडी 140 करोड़ का जो मार्क है वो ऑलरेडी हमने वहां पे क्रॉस कर दिया है। एज ऑन डेट हमें पता है कि विश्व की सबसे ज्यादा आबादी चाइना में है। चाइना जो है विश्व का नंबर 1 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। लेकिन सिर्फ एक ही साल में जिस तरह का प्रोजेक्शन है, जिस तरह की जनसंख्या बढ़ते जा रही है, तो सिर्फ एक ही साल में यानी वर्ष 2023 तक विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत बन जाएगा। सर्टेनली पिछले कुछ सालों में हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 से नीचे आ गया है। यानी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमारे जनसंख्या का वृद्धि दर ये पहले के कंपैरिजन में कम वहां पे हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी ऑलरेडी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि उसमें बढ़ोतरी होने की वजह से वर्ष 2023 में ही पूरे विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बोलकर भारत की जो है पूरे विश्व में वहां पे पहचान हो जाएगी। अब इसके 2 मायने हमें ध्यान में लेने होंगे। जैसे हमें पता है कि अगर किसी देश की जनसंख्या वहां पर बढ़ती है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली एक तरीके से जो है जनसंख्या की वजह से बर्डन, जनसंख्या की वजह से जो है अलग अलग चीजों के लिए डिमांड वो वहां पर बढ़ेगी। यानी हमारे सरकार को इन 140 करोड़ जनता को जो है उनको खाना, उनको पानी, उनको शिक्षा, उनको हेल्थ से संबंधित सुविधा, उनसे संबंधित ट्रैफिक से रिलेटेड इश्यूज, यानी सारे जनसंख्या से संबंधित जो इश्यूज है वो सारे अलग अलग तरह के इश्यूज हमारे सामने और ज्यादा पैमाने पर तैयार होंगे क्योंकि जनसंख्या वहां पे बढ़ रही है। लेकिन दूसरे तरीके से हम देखेंगे तो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या ये सही मायने में भारत के लिए बर्डन ना होते हुए इट इज अ काइंड ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। एक तरीके से जो है ये हमारा जनसंख्या का लाभांश है। क्यों? क्योंकि अगर ये सारे आंकड़े हम देखेंगे तो इन आंकड़ों के अनुसार हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है, यानी मान लो 140 करोड़ पॉपुलेशन जो हमारी है उसमें से 68% ऑफ हमारी पॉपुलेशन, इनका एज ग्रुप कितना है? 15 टू 64 इयर्स एज ग्रुप। यानी हम जिसे कहेंगे इन अ वे दैट इज इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एज ग्रुप। यानी 15 से लेके 65 तक के साल तक के ये लोग हट्टे कट्टे लोग हैं। इसका मतलब इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, यानी कहीं ना कहीं जो है कारखानों में जाके काम करने में, खेती करने में, अलग अलग तरह के जो व्यवसाय हैं उन व्यवसायों में ये सारे लोग जो है वहां पे काम कर सकेंगे। इसका मतलब एज अ मैन पावर, एज अ इकोनॉमिक प्रोडक्टिव मैन पावर ये सारे लोग जो है वहां पे कंट्रीब्यूट कर सकेंगे और अल्टीमेटली इसकी वजह से भारत का जीडीपी, भारत का राष्ट्रीय उत्पन्न बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से जो है भारत का आर्थिक विकास होने में इन लोगों का, इन जनसंख्या का जो है बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर हाथ होगा। क्यों? क्योंकि काम करने वाले हाथ ज्यादा है। 68% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन वुड बी वर्किंग पॉपुलेशन, राइट? क्योंकि 15 से 65, 15 से 64 साल के एज ग्रुप में वो वहां पे आते हैं। सिर्फ जो है भारत के जनसंख्या के सिर्फ 7% जो जनसंख्या है वो 65 ईयर्स से अबव है और 10 से 19 ईयर्स की एज ग्रुप जो है वो भी जो है बड़े पैमाने पर वहां पे बढ़ रही है। यानी यंगेस्ट पॉपुलेशन, काम करने वाले हाथ हमारे पास ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में जिसे हम कहेंगे डिपेंडेंट पॉपुलेशन, मुख्यतः जो बूढ़े लोग हैं या बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं उनकी संख्या कंपैरेटिवली कम है। यानी अगर हमारा इस तरह का वर्किंग पॉपुलेशन का परसेंटेज एज कंपेयर टू द डिपेंडेंट पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है, इसका मतलब आने वाले सालों में भारत के पास जो है जबरदस्त एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है, एक संधि है जिसके माध्यम से भारत पूरे विश्व में इमर्जिंग सुपर पावर वहां पे बन सकता है। आज हमें पता है कि विश्व में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी
सारे विश्व की जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 5 नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। और ऐसा कयास वहां पे किया जा रहा है कि वर्ष 2050 में भारत की अर्थव्यवस्था थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वहां पे बन जाएगी। यानी विश्व का सबसे ज्यादा जीडीपी होने वाले कंट्रीज में भारत का जो है वो थर्ड रैंक आएगा। इसका मतलब भारत का जीडीपी बढ़ेगा, इसका मतलब भारत में इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इस इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ाने में इसका मतलब अलग अलग तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए ये भारत की जनसंख्या, काम करने वाले हट्टे कट्टे लोग, ये वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि भारत के पास उतने काम करने वाले लोग हैं, उतनी जनसंख्या है। अगर आप कंपेयर करोगे तो हाँ, चाइना के पास भी जो है जनसंख्या आज अगर हम देखेंगे तो हमसे ज्यादा लोगों संख्या है, लेकिन आने वाले समय की अगर हम बात करेंगे तो इस जनसंख्या का मैक्सिमम पॉपुलेशन ये ओल्डर एज ग्रुप में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाइना हो, अलग अलग तरह के जो है वहां पर जो अलग अलग तरह के यूरोपियन नेशंस हैं, तो उनका जो पॉपुलेशन है और उनके पॉपुलेशन का अगर हम एक तरीके से कंपोजिशन देखेंगे तो डिपेंडेंट एज ग्रुप वाली पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा पैमाने में होने की वजह से वहां पर काम करने वाले हट्टे कट्टे लोगों की संख्या कम, उसके विपरीत भारत में काम करने वाले हट्टे कट्टे लोगों की संख्या ज्यादा, क्योंकि जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे बताया 15 से लेकर 65 साल तक की उम्र के हमारे पास जो लोग हैं उनकी संख्या हमारे टोटल जनसंख्या के 68% है। और ये सिर्फ वर्ष 2022 की बात नहीं, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन हमारी कम रहेगी और वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी। इस तरह का जो रेशो है, ये रेशो या ये विंडो 2015 से लेके 2055 तक, इसका मतलब ऑलमोस्ट फॉर 40 इयर्स भारत का, मैं कहूंगा कि एक तरीके से आर्थिक वृद्धि करने के लिए जो है गोल्डन एरा है। क्यों? क्योंकि ये जो है काम करने वाले हाथ, क्योंकि यंगर एज ग्रुप का पॉपुलेशन हमारे पास बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। दैट्स व्हाई इन अ वे इट इज एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कब साबित होगी? तभी साबित होगी अगर ये काम करने वाले हाथ, इनको सही दिशा दिया जाए। इसका मतलब इनके लिए जो है हमारे देश में जॉब्स की, एम्प्लॉयमेंट की उपलब्धता हो। तभी पॉसिबल होगा जब ये लोग जो है हेल्दी रहेंगे, तभी पॉसिबल रहेगा जब ये लोग जो है स्किलफुल, एजुकेटेड रहेंगे। यानी आने वाले समय में भारत सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देना होगा एजुकेशनल पॉलिसीज के ऊपर, हेल्थ केयर से रिलेटेड अलग अलग तरह के पॉलिसीज के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर, और किस तरीके से जो है ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप के माध्यम से, ज्यादा से ज्यादा जो है व्यवसायों के माध्यम से, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज के माध्यम से लोग वहां पे कंट्रीब्यूट कर सके, लोग वहां पर नए नए जॉब्स जनरेट कर सके, और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ा सके। इसके लिए भारत सरकार को एक तरीके का फेवरेबल वातावरण वहां पे बनाना होगा। ये जो है एक तरीके से बर्डन है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये बढ़ने वाली जो पॉपुलेशन है ये यंगर एज ग्रुप वाली पॉपुलेशन है, और सही उनको दिशा दी जाए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे संबंधित अगर भारत सरकार वहां पर काम करे तो भारत के लिए आने वाले वर्षों में बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि हासिल करने का चांस यहां पर जो है हमारे सामने वहां पे दिख रहा है। तो ये सारे परिप्रेक्ष्य में यूनाइटेड नेशंस का 15 नवंबर 2022 डे ऑफ 8 बिलियन, किस तरीके से जो है विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है। अगले साल भारत की जनसंख्या जो है विश्व में सबसे ज्यादा होने का कयास वहां पे रखा जा रहा है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसका मतलब क्या और किस तरीके से आने वाला समय भारत के लिए जो है एक तरीके से नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, इसके बारे में हमने वहां पे चर्चा की। अगला मुद्दा हमें जो ध्यान में लेना है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, स्पेस सेक्टर से संबंधित, अंतरिक्ष सेक्टर से संबंधित। ऑलरेडी हमने अंतरिक्ष सेक्टर से संबंधित डिटेल में चर्चा की थी, और हमें पता है कि अब तक विश्व में भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एंड दैट टू जब हम यूनाइटेड नेशंस के नासा जैसी स्पेस एजेंसी की बात करेंगे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करेंगे या रशियन स्पेस एजेंसी की बात करेंगे, जितने ज्यादा पैमाने पर उनको फंड्स की उपलब्धता है, जितने ज्यादा पैमाने पर उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की उपलब्धता है, उसके कंपैरिजन में अगर हम
भारत के इसरो, इसका मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखेंगे तो पिछले कई दशकों ने इसरो ने बहुत ही कम पैसों में, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी सैंक्शंस बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, इसके बावजूद जो है स्पेस सेक्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब भारत स्पेस सेक्टर में एक स्टेप आगे जा रहा है। अब तक सिर्फ इसरो के माध्यम से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो है अलग अलग तरह के सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते थे। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि विक्रम एस नाम का भारत का सबसे पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट, इसका मतलब ये जो है भारत सरकार के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इसरो द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी द्वारा, एक जो है एक तरीके से एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। सो स्काईरूट एरोस्पेस नाम के एक प्राइवेट कंपनी द्वारा एक रॉकेट वहां पे जो है डेवलप किया गया और इस रॉकेट को जो है भारत के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि विक्रम एस ये भारत का सबसे पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट वहां पे बन गया है। और जैसे मैंने कहा स्काईरूट एरोस्पेस ये कंपनी हैदराबाद की है और भारत सरकार का इस स्पेस डिपार्टमेंट का, इसरो का मिशन प्रारंभ नाम का एक प्रोग्राम वहां पे चलाया जा रहा है। और मिशन प्रारंभ के माध्यम से ऐसे जो प्राइवेट सेक्टर में की जो कंपनीज है वो स्पेस सेक्टर में अलग अलग तरह की उपलब्धियां हासिल कर सकेंगी, अलग अलग तरह के सैटेलाइट्स, अलग अलग तरह के रॉकेट्स उनका जो है वो निर्माण कर सकेगी और उसका नाम हमने दिया है मिशन प्रारंभ। तो इस मिशन प्रारंभ की सबसे पहली शुरुआत विक्रम एस, ये सबसे पहली प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट के लॉन्च के माध्यम से वहां पे हुआ और इस रॉकेट के माध्यम से 3 पेलोड हमने अंतरिक्ष में वहां पे भेजे, जहां के 2 पेलोड भारतीय कस्टमर्स के थे, इसका मतलब भारत के थे, और एक पेलोड था जो फॉरेन कस्टमर द्वारा, यानी फॉरेन का नैनो सैटेलाइट हमने जो है अंतरिक्ष में वहां पे भेजा। भारत का ये जो सैटेलाइट वहां पे भेजा गया उसमें एक नैनो सैटेलाइट था जिसको स्पेस किड्स नाम की जो एक कंपनी है, चेन्नई की जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसने डेवलप किया था। उसका वजन सिर्फ 2.5 किलो था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नैनो सैटेलाइट। और बेसिकली इसकी खासियत यह है कि भारत के विद्यार्थियों ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिंगापुर और इंडोनेशिया के विद्यार्थियों ने इसको बनाया। इसकी वजह से इस कंपनी का नाम भी है स्पेस किड्स, यानी बच्चों ने बनाया हुआ फनी सैट नाम का सैटेलाइट इस जो है विक्रम एस नाम के प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट के माध्यम से हमने उसको भेजा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि आने वाले समय में अंतरिक्ष क्षेत्र में सिर्फ भारत सरकार द्वारा खर्चा नहीं होगा, तो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एक तरीके से जो है पार्टिसिपेट करेगा और इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से सरकार और जो है एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के माध्यम से भारत में स्पेस सेक्टर में और नए तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके माध्यम से शुरू होगा। बाय द वे, इस रॉकेट को नाम विक्रम एस क्यों दिया गया? क्योंकि हमें जैसे पता है डॉक्टर विक्रम साराभाई जो एक तरीके से माने जाते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस। सो इंडियन स्पेस सेक्टर में जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके रिमेम्बरेंस में विक्रम साराभाई, विक्रम एस, ये नाम जो है ये सबसे पहली प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट को जो है हमने वहां पे दिया है। तो सर्टेनली करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से विक्रम एस को भी हमने समझना वहां पर जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस का जैसे मैंने कहा कि 8 बिलियन डे 15 नवंबर 2022 और उसके साथ ही विक्रम एस इस स्पेस सैटेलाइट का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड स्पेस सैटेलाइट का जो है वहां पे जानकारी हमें होना जरूरी है। अब ये दूसरा हमने डिस्कस करने के बाद तीसरा हमारा जो इशू यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है वो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्राजील में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वहां पे हुए। ब्राजील में जो है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, जिसे हम कह सकते हैं कि अध्यक्षीय लोकशाही पद्धति। तो इस प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के माध्यम से वहां पर चुनाव हुए और उस प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में ब्राजील में लुला दा सिल्वा ये जो कैंडिडेट थे लेफ्टिस्ट वर्कर पार्टी के, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, डाव्या विचार सरणी के, तो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले लुला डी सिल्वा ये फिर से वहां पर राष्ट्रपति बोलकर चुन के वहां पे आए हैं और उन्होंने
अभी के ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उनको वहां पे हराया। जैर बोल्सोनारो ये ब्राजील के राष्ट्रपति है और उनको हरा के लुला डी सिल्वा 1 जनवरी 2023 से जो है ब्राजील के नए राष्ट्रपति वहां पर चुन के आ जाएंगे। अब लुला डी सिल्वा जो है वो इसके पहले भी ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके हैं ड्यूरिंग द पीरियड 2003 से लेकर 2010 तक। उनके ऊपर अलग अलग भ्रष्टाचार के आरोप भी पहले वहां पे लगे थे और जैसे 2003 से लेके 2010 तक वो वहां पर ऑलरेडी प्रेसिडेंट थे और अभी फिर से जो है प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने वहां पर जो है ये चुनाव वहां पे उन्होंने जीत लिया है। और इसकी वजह से ये पहली बार वहां पे हो रहा है कि 1985 के बाद में जो है जो कोई राष्ट्रपति था वो फिर से दूसरी बार चुनाव वहां पे जीतता था। लेकिन जैर बोल्सोनारो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो इमीडिएटली दूसरी बार जो है राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत नहीं सके, वो हार गए। हमें जैसे पता है कि जैर बोल्सोनारो ये जब राष्ट्रपति थे तो उसी वक्त जो है कोरोना पैंडेमिक 2019, 2020, 2021 इस पीरियड में ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो थे। और जैर बोल्सोनारो ने जिस तरीके से ब्राजील के राष्ट्रपति बोलकर इस कोरोना पैंडेमिक को हैंडल किया उसके बारे में कई वाद विवाद वहां पे छिड़े, कई जो है कंट्रोवर्शियल डिसीजंस उन्होंने लिए और उनके स्टेटमेंट भी जो है बड़े कंट्रोवर्शियल रहे। यानी जिसे हम कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी, पूरे विश्व में जो है इस कोरोना पैंडेमिक को रोकने के लिए कोरोना वैक्सीन की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन इनिशियल स्टेज में यही जैर बोल्सोनारो थे जिन्होंने कहा कि हम हमारे देश में जो है इस कोरोना के खिलाफ के वैक्सीन को, कोविड-19 के खिलाफ के वैक्सीन को नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर ये वैक्सीन लगाएंगे तो बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स हमारे बॉडी पे होंगे। हो सकता है कि उसकी वजह से जो है हम फ्रॉग जैसे बन जाए, हो सकता है कि हम जो है मेल की आवाज फीमेल जैसे वहां पे हो जाए, फीमेल को जो है मूछे आ जाए, कुछ भी वियर्ड स्टेटमेंट जैर बोल्सोनारो ने वहां पे किए थे। सो एक एडमिनिस्ट्रेटर बोलकर, एक राष्ट्रपति बोलकर कोरोना पैंडेमिक का हैंडलिंग उन्होंने ठीक से नहीं किया। कई हजारों लाखों लोगों की जानें इसकी वजह से ब्राजील में वहां पे चली गई और इस तरह का एक रोष जैर बोल्सोनारो के ऊपर वहां की जनता का था ही और उसका ही नतीजा ये हुआ कि जैर बोल्सोनारो ये चुनाव हार गए और उनकी जगह पर अब ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा वहां पर जो है चुन के वहां पे आए हैं। जैसे मैंने बताया कि 1985 के बाद में ये सबसे पहली बार हुआ है कि कोई सीटिंग प्रेसिडेंट फिर से चुन के नहीं आया है, उनके बजाय दूसरा कोई व्यक्ति वहां पर जो है चुन के वहां पे आया है। लुला डी सिल्वा जैर बोल्सोनारो की जगह पे वहां पे चुन के आए हैं। 1985 से पहले ब्राजील में क्या था? ब्राजील में जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी और ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप 1985 में चली गई और 1985 से जो है ब्राजील एक लोकशाही, एक जिसे हम कह सकते हैं जनतंत्र, डेमोक्रेटिक नेशन वहां पे बन गया और उन्होंने प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो है वहां पे अडॉप्ट किया है। सो ब्राजील एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, ब्रिक्स इस महत्वपूर्ण ग्रुप का एक सदस्य राष्ट्र है। तो इसकी वजह से ब्राजील में कौन राष्ट्रपति रिसेंटली बना है उससे संबंधित ये जानकारी हमें होना वहां पे जरूरी है। जस्ट रिसेंटली हमें पता है कि हमारे जो एक नेबरिंग नेशन है स्पेशली साउथ ईस्ट में, वो है मलेशिया और उस मलेशिया में भी जो है नए राष्ट्रपति वहां पर चुने गए हैं, रिफॉर्मिस्ट है, उनका वहां पे चुनाव वहां पे हुआ है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो हमें वहां पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही देखनी पड़ेगी कि दिन ब दिन जो है भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कद ये बढ़ते जा रहा है और हमें पता है कि 21वीं सदी, ये 21वीं सदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सदी वहां पे मानी जाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता हम जिसे कहते हैं कि अब जो मानवीय बुद्धि के माध्यम से जो काम होता था अब मशीन्स द्वारा, रोबोट्स द्वारा जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन है, यानी ब्रेन का थिंकिंग वाला कंपोनेंट, ब्रेन का डिसीजन मेकिंग वाला कंपोनेंट, अब वहां पर उसके लिए मनुष्य प्राणी की जरूरत नहीं होगी, वो रोबोट द्वारा या मशीन द्वारा वो काम किया जाएगा। इवन अब सर्जन्स की जरूरत नहीं रहेगी, रोबोटिक सर्जरीज के माध्यम से जो है अलग अलग तरह के ऑपरेशन वहां पे हो जाएंगे। इवन अभी पढ़ाने के लिए जो है टीचर्स की वहां पे जरूरत नहीं होगी, वहां पे जो है रोबोट्स वहां पर पढ़ाई करेंगे, सो वहां पर जो है पढ़ाएंगे। सो अलग अलग क्षेत्र में, वो हेल्थ केयर का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, स्मार्ट सिटीज बनाने का वहां पे काम हो, मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर हो, इन सारे ही सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की
महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर विश्व में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अलग अलग तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, चाइना हो, इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अलग अलग विषयों से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहां पे चल रहा है। तो इसको ध्यान में लेते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक गुट बनाया गया जिसे कहते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GPAI। एज द नेम सजेस्ट, विश्व के जो अलग अलग महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं उनके बीच में जो है एक तरीके से सहयोगिता बढ़ाया जाए, एक तरीके से कॉपरेशन बढ़ाया जाए। किससे संबंधित? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। यानी उनके देश में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उनके देश में जो अलग अलग इससे संबंधित जो संशोधन हो रहा है, उस संशोधन का, उस टेक्नोलॉजी का बाकी देशों को भी जो है उसका फायदा वहां पे मिले। इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अलग अलग देशों का कॉपरेशन बढ़े, इसके लिए ये ग्लोबल पार्टनरशिप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की संस्था की स्थापना की गई थी वर्ष 2020 में। और तब से जो है हर साल इस संस्था का जो है वार्षिक अधिवेशन वहां पे होता है। बेसिकली जो G7 ग्रुप है, ग्रुप 7 हम जिसे कहते हैं, यानी विश्व के टॉप मोस्ट 7 लार्जेस्ट इकोनॉमीज, इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज, डेवलप्ड इकोनॉमीज, विकसित देशों का ये जो समूह है, इनकी चर्चा के माध्यम से वर्ष 2020 में ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर इंटेलिजेंस, पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना हुई थी। और इसके माध्यम से जैसे मैंने कहा कि कॉपरेशन बढ़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर वहां पे लाया जाए। इसके लिए जो है ये सारी वहां पर चर्चा हो रही है। अब फिलहाल जो है इसमें 25 राष्ट्र हैं इस ग्रुप में, और भारत भी इसका राष्ट्र है वर्ष 2020 से एज अ फाउंडिंग मेंबर। और अब एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि अब आने वाले एक वर्ष के लिए भारत जो है इस ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस ग्रुप का जो है एक तरीके से प्रेसिडेंसी, एक तरीके से जो है अध्यक्ष पद भारत के पास वहां पे रहेगा। तो इस ग्रुप में क्या होता है, हर एक वर्ष में जो है एक एक सदस्य राष्ट्र उसका अध्यक्ष वहां पे बनता है, और ये चुनाव के माध्यम से होता है। तो इस साल जो है ये 25 मेंबर जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब चुनाव हुआ कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष 2022-2023 के लिए, आने वाले एक साल के लिए कौन अध्यक्ष बनेगा, तब भारत को जो है टोटल मेंबर में से 2/3 से भी ज्यादा वोट्स मिले, और इसकी वजह से भारत जो है अगले आने वाले एक साल के लिए इस ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्ष वहां पे बन गया। अगर आपको याद होगा तो हमने बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है सारी चर्चा कर दी। अलग अलग इस तरह की करंट अफेयर से रिलेटेड जो घटनाएं होती है कि किस तरीके से ग्लोबल लेवल पर कॉपरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बढ़ रहा है, किस तरीके से भारत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले सालों में अदा कर सकता है, ये इस तरह के करंट अफेयर्स के बिट्स के माध्यम से आपको वहां पे पता चलेगा। तो ये भी एक जो है करंट अफेयर्स वाला बिट आपको वहां पे पता होना जरूरी है। अगला, अगेन भारत के परिप्रेक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण जो घटना है कि G20 ग्रुप जो है, हमें जैसे पता है कि ग्रुप 20 यानी विश्व के जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, विकसनशील देश है, और उसके साथ ही विकसित देश, इनका जो है ऐसे टॉप 20 कंट्रीज का जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं ग्रुप 20। तो रिसेंटली ग्रुप 20 की जो है इस वर्ष 2022 की जो वार्षिक अधिवेशन होता है या उनका जो एनुअल समिट होता है, वो एनुअल समिट वहां पे हुआ बाली में। और जब ये बाली में समिट हुआ तब आने वाले अगले वर्ष के लिए यानी मुख्यतः वर्ष 2023 के लिए अगेन इस G20 का जो प्रेसिडेंसी है, एक तरीके से अध्यक्ष पद है, वो भारत के लिए आ गया। सो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ग्रुप 20 ये बहुत ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण संगठन है, ऐसा अगर हम कहेंगे तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप 20 में जो 20 देश है उनके माध्यम से अगर इन सारे देशों का हम राष्ट्रीय उत्पन्न जीडीपी अगर जोड़ दे तो विश्व का 80% ऑफ जीडीपी ये G20 कंट्रीज के पास ही है। विश्व में हर साल होने वाला जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसका 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये G20 राष्ट्रों से संबंधित है। विश्व के टोटल पॉपुलेशन की 60% पॉपुलेशन ये इन G20 कंट्रीज में है। यानी आर्थिक दृष्टि से, अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से G20 कंट्रीज द्वारा कंसेंसस से
सर्वानुमते अगर कोई निर्णय वहां पे लिया जाएगा तो उस निर्णय को जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ज्यादा महत्व होगा, क्योंकि विश्व के टोटल उत्पन्न का 80% उत्पन्न, विश्व के टोटल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75% व्यापार और विश्व के पॉपुलेशन में का 60% ऑफ द पॉपुलेशन इस G20 गुट के जो सदस्य राष्ट्र है उनसे संबंधित है। और इस गुट का, इस ग्रुप का 1 साल के लिए अध्यक्ष पद जो है भारत के पास रहेगा। इंडोनेशिया से ये जो है अभी भारत के पास इसका अध्यक्ष पद आ गया है और भारत ने ऑलरेडी इस G20 से संबंधित जो है उसका अगले 1 साल के लिए जो एजेंडा बनाना है या उससे संबंधित जो एक्टिविटीज है उसकी तैयारी शुरू कर दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने अगले 1 साल का इस G20 का जो लोगो रहेगा उसके साथ ही उससे संबंधित जो वेबसाइट थीम रहेगी उसको उन्होंने डिक्लेयर किया है। सो G20 समिट का जो एक तरीके से वहां पर थीम रहेगा वो थीम रहेगा वसुधैव कुटुंबकम। दैट मीन्स द होल अर्थ इज लाइक वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। फ्रैटर्निटी हम जिसे कहते हैं कि एक तरीके से जो है बंधु भाव, ये बंधु भाव जो है हम पूरे विश्व में पैदा करना चाहते हैं। एक तरफ जैसे हमें पता है कि रिसेंट टाइम्स में एक तरीके से जो है एक तरीके से गैप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर वहां पे हो, चाइना ताइवान संघर्ष हो, अमेरिका और रशिया में बढ़ने वाला संघर्ष हो, तो इसके माध्यम से विश्व जो है 2 गुटों में बट रहा है। तो उसको जो है एक तरीके से और पास में लाने के लिए बंधुत्व की भूमिका एक तरीके से जो है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव, इसका मतलब पृथ्वी, ये सारा पृथ्वी इज लाइक अ फैमिली, इज लाइक अ कुटुंब। तो ये कंसेप्ट लेके G20 के माध्यम से भारत अपनी प्रेसिडेंसी में एजेंडा वहां पे सेट करने वाला है। तो सर्टेनली भारत के लिए भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना सिक्का जमाने का, अपना महत्व बढ़ाने का इसके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका हमारे सामने वहां पे रहने वाला है। तो जैसे हम वहां पे देख रहे हैं कि G20 का अध्यक्ष पद हमारे पास है, अगले 1 साल के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम की जो संस्था है उसका अध्यक्ष पद अगले 1 वर्ष के लिए हमारे पास है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका अध्यक्ष पद भारत के पास है। तो सर्टेनली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत जो है अपना सिक्का वहां पे जमा सकता है, भारत जो है अपना इन्फ्लुएंस, भारत जो है अपना महत्व आने वाले साल में बढ़ा सकता है। ये इन अलग अलग करंट अफेयर्स के बिट्स के माध्यम से हमें वो चीज वहां पे ध्यान में आएगी। अगर राष्ट्रीय स्तर की एक वहां पे जो है घटना, रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने सफल पोर्टल का लॉन्च किया। ये भारत में का पहला राष्ट्र उड़ीसा बन गया है जिसने इस तरह का पोर्टल, व्हाट इज सफल, सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स। हमें पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है और अलग अलग समय पर भारत सरकार द्वारा उसके सिवा अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा किसान हो या खेती से संबंधित, कृषि क्षेत्र से संबंधित अलग अलग तरह के फंड्स, अलग अलग तरह के जो है स्कीम्स डिक्लेयर किए जाते हैं। बट दुर्भाग्यवश फार्मर्स तक वो स्कीम्स पहुंचते ही नहीं। दुर्भाग्यवश फार्मर्स को जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट यानी सिंपल वे में अलग अलग तरह के लोन्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, खेत से संबंधित हो, अलग अलग तरह के औजार लेने से संबंधित हो, ट्रैक्टर लेने से संबंधित हो, अलग अलग तरह का जो है प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जो है वो खरीदने के लिए वहां पे हो, जिसके माध्यम से वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर सके। तो ये सारी चीजों के लिए जो लोन्स है वो उनको जो है सहज तरीके से नहीं मिलते थे, तो वो सहज तरीके से उपलब्ध हो। सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स, ऑनलाइन पद्धति से एक ही जगह पर वो फार्मर अगर अप्लाई करे तो अलग अलग तरह की सरकारी बैंक्स हो, अलग अलग तरह के जो है रीजनल रूरल बैंक्स हो, सरकारी बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो, सहकारी बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, इनके माध्यम से जो अलग अलग लोन्स उपलब्ध है उन लोन्स को अप्लाई करने के लिए सिर्फ सफल वेब पोर्टल में, उस एप्लीकेशन में अगर फार्मर अप्लाई करेगा तो 300 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के लोन प्रोडक्ट्स इन फार्मर्स के लिए, उसके साथ ही एग्री एंटरप्रेन्योर्स यानी कृषि क्षेत्र में अलग अलग तरह के स्टार्टअप्स हो या कृषि क्षेत्र में अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने वालों को जो है ये लोन्स सहज गति से उपलब्ध होंगे। और इसके माध्यम से सरकार को भी पता चलेगा कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, अब तक जो है अलग अलग बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए जो है कितना लोन वहां पे दिया जा रहा है, किस एरिया में ज्यादा दिया जा रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारा डेटा वहां पे मिलेगा
और इसके माध्यम से एक तरीके से भारत के कृषि क्षेत्र को, क्योंकि ये उड़ीसा ने शुरुआत किया है, हो सकता है बाकी भी राज्य इस तरह का मॉडल जो है एक तरीके से इंप्लीमेंट करे, तो सफल पोर्टल सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स ये सर्टेनली भारत के कृषि क्षेत्र को जो है और एक तरीके से मजबूत बनाने के लिए काम आने वाले समय में कर सकता है। सो दैट वाज अबाउट द सफल पोर्टल। न्यूजीलैंड में जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग कानून वहां पे पास हुआ है, उस कानून का नाम है प्लेन लैंग्वेजेस एक्ट। मैं तो कहता हूं न्यूजीलैंड के बजाय सबसे पहले भारत को इस तरह के कानून की आवश्यकता है। आपको पता है कि सरकार द्वारा, स्पेशली उनके ब्यूरोक्रेसी द्वारा जो है अलग अलग तरह के कानून वहां पे बनाए जाते हैं, और इस कानून की भाषा, सरकारी जो नियम होते हैं उस नियमों की भाषा, कानून की भाषा इतनी जटिल होती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि सामान्य व्यक्ति को जो है वो कानून समझ में ही नहीं आता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज उस कानून की वहां पे होती है, और उसकी वजह से जो है इतने सारे एक्सेप्शंस उसमें दिए होते हैं, इतनी सारी कॉम्प्लिकेसीज वहां पे होती है कि सामान्य व्यक्ति को वो कानून समझेगा ही नहीं, और इसकी वजह से उस स्कीम का या उस कानून के माध्यम से जो कुछ हासिल करना है वो जो है सामान्य लोगों तक वहां पे पहुंचता नहीं है। ये ध्यान में लेते हुए अब न्यूजीलैंड सरकार ने कानून ही बना दिया है जिसका नाम है प्लेन लैंग्वेजेस एक्ट। यानी न्यूजीलैंड सरकार के सामान्य लोगों के लिए, वहां के लोगों के लिए जो अलग अलग तरह की नियमावली है, जो अलग अलग तरह के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, जो अलग अलग तरह के सरकारी वेबसाइट्स में दी गई जानकारी है, वो सिंप्लीफाइड इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज सामान्य लोगों को समझेगी नहीं, ऐसी लैंग्वेज वहां पे नहीं होगी। और अगर ऐसा किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली लोगों को वो चीज समझेगी। इसका मतलब गवर्नेंस की इफिशियंसी, गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी उसके माध्यम से बनेगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहभाग इस तरह के डेमोक्रेसी में वहां पे होगा, जिसे हम कहेंगे सर्वसमावेशक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहभाग गवर्नमेंट से संबंधित अलग अलग स्कीम्स, गवर्नमेंट से संबंधित अलग अलग एक्टिविटीज में बढ़ेगा। सो प्लेन लैंग्वेजेस एक्ट बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका न्यूजीलैंड में आने वाले समय में अदा करेगा। एक्चुअली इसकी जरूरत तो जो है भारत को है। भारत में जिस तरीके से इलिटरेसी है, भारत में जिस तरीके से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों की ज्यादा से ज्यादा संख्या है, और हमारे कानून, हमारे स्कीम्स, उनकी शब्दावली इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि सामान्य व्यक्ति को वो समझेगा ही नहीं। इसकी वजह से वो कानून किस लिए बना है या उस कानून का हमारे लिए क्या फायदा है, ये हमें जो है बात समझती ही नहीं है। अगर इस तरह का कानून महाराष्ट्र में भी हो जाए, भारत में हो जाए, तो मेरे ख्याल से जो है सही मायने में भारत में भी लोकाभिमुख, हम जिसे कहते हैं पीपल सेंट्रिक डेमोक्रेसी, पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, ये भारत में वहां पे आ सकता है। सो प्लेन लैंग्वेजेस एक्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर का इस तरह का एग्जाम्पल आपके केस स्टडी के एग्जाम्पल में या आंसर में, या मान लो मेंस के आंसर में, इस तरह के उदाहरण आप दे सकते हो जिसके माध्यम से प्रो डेमोक्रेसी या मान लो पीपल सेंट्रिक डेमोक्रेसी, पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, लोकाभिमुख सरकार, लोकाभिमुख प्रशासन बनाने के लिए इस तरह के कानून अंतरराष्ट्रीय स्तर के हम कॉपी कर सकते हैं या उससे जो है हम प्रेरणा ले सकते हैं। सो दैट वाज प्लेन लैंग्वेजेस एक्ट इन न्यूजीलैंड। रिसेंटली हमारा जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, यानी हमारा जो एक तरीके से ज्याला मराठीमध्ये आपण माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आपण त्याला त्या ठिकाणी म्हणतो, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है उसके द्वारा एक नियमावली जारी की है, और उस नियमावली के अनुसार अब अलग अलग तरह के चैनल्स को, टेलीविजन चैनल्स को ये कंपलसरी कर दिया कि आपके जो चैनल्स हैं उन चैनल्स में दिन भर में कम से कम हाफ एन आवर, 30 मिनट के लिए, कम से कम हर एक चैनल को क्या करना पड़ेगा, कम से कम 30 मिनट के लिए इन 7 थीम से रिलेटेड, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की हो या पब्लिक इंपॉर्टेंस में हो, जनहित में या राष्ट्रहित में, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण न्यूज, ऐसा कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट आपको कंपलसरीली दिखाना ही पड़ेगा। सिर्फ जो है आप कमर्शियल न्यूज वहां पे नहीं चला सकते हो, आपको कंपलसरीली हर दिन कम से कम आधा घंटे के लिए जनहित में या राष्ट्रहित में इंपॉर्टेंट ऐसा कम से कम 30 मिनट का कंटेंट दिखाना ही पड़ेगा। और उसके लिए 7 अलग अलग तरह के थीम्स उन्होंने वहां पे दिए। यानी ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड हो सकते हैं, एजुकेशन एंड लिटरेसी रिलेटेड हो सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड हो सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं, महिलाओं के सक्षमीकरण से रिलेटेड हो सकते हैं, जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, एससी एसटीज, अब विकलांग, उनके संबंधित, ओबीसी,
महिला, उनके संबंधित कुछ प्रोग्राम वहां पे हो सकते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं कि पर्यावरण या हमारी सांस्कृतिक धरोहर या एक तरीके से जो है राष्ट्रीय एकता एकात्मता, उससे संबंधित ये प्रोग्राम हो सकते हैं। सो बेसिकली हर एक चैनल को कंपल्सरीली 30 मिनट के लिए इन 7 में से किसी एक थीम पर प्रोग्राम या कंटेंट वहां पे देना ही पड़ेगा। तो ये सारे टेलीविजन चैनल्स के लिए कंपलसरी किया है, एक्सेप्ट अगर कोई चैनल एक्सक्लूसिवली सिर्फ स्पोर्ट्स का ही चैनल है, या एक्सक्लूसिवली सिर्फ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, या अगर वो चैनल फॉरेन चैनल है तो उसके लिए ये कंपलसरी वहां पे नहीं है। अगेन इन नियमावली के अनुसार अभी इन चैनल्स के लिए जो है लाइव टेलीकास्ट किसी अगर इवेंट का करना है तो उसके लिए प्रायर परमिशन वहां पे लेने की जरूरत नहीं है। तो महत्वपूर्ण ये चीजें जो है आपको ध्यान देनी जरूरी है। अब सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सरकार का कहना है कि अलग अलग तरह के प्राइवेट चैनल्स या कोई भी चैनल्स जो है टेलीविजन चैनल्स है, ये जो है एक तरीके से इसमें से पैसा कमा रहे हैं, प्लस लोगों के लिए जो है अलग अलग तरह के एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम दे रहे हैं न्यूज के माध्यम से, जो एडवर्टाइजमेंट ले रहे हैं उसके माध्यम से जो है कमर्शियल अपना अपना फायदा वहां पे कर रहे हैं। लेकिन ये सारा करने के लिए जो एयरवेव्स या फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि जो सिग्नल्स वहां पे आते हैं, तो बेसिकली दिस एयरवेव्स और फ्रीक्वेंसीज दीज आर पब्लिक प्रॉपर्टी इन द सेंस सरकारी मालमत्ता है। और अगर सरकारी मालमत्ता का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ऑफ कोर्स इस सरकारी मालमत्ता के माध्यम से जनहित में या राष्ट्रहित में जारी कार्यक्रमों का भी वहां पर जो है प्रसारण होना चाहिए। कम से कम टोटल समय में से 30 मिनट का समय तो भी जो है इसके लिए देना चाहिए। इस तरह की नियमावली रिसेंटली हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने वहां पे डाल दी थी। तो आज की चर्चा में ये अलग अलग सारे इश्यूज मैंने आपके सामने वहां पे रखे। अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो है पॉपुलेशन रिपोर्ट और किस तरीके से जो है 8 बिलियन से ज्यादा भारत की जनसंख्या हो गई है, और महत्वपूर्ण भारत के पास किस तरीके से डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हमने समझा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पेस सेक्टर में भारत का जो बढ़ता महत्व है और भारत का पहला प्राइवेटली लॉन्च रॉकेट विक्रम एस, उसके बारे में हमने चर्चा की। ब्राजील के नए राष्ट्रपति लुला डिसिल्वा, उनके बारे में हमने चर्चा की। G20 हो या ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आने वाले एक वर्ष में भारत के पास चेयरमैनशिप अध्यक्षता वहां पे आने वाली है, उसके बारे में हमने चर्चा की। ओडिशा का एग्रीकल्चरल लोन से संबंधित जो सफल पोर्टल है उसके बारे में हमने चर्चा की। प्लेन लैंग्वेजेस एक्ट के बारे में हमने चर्चा की। एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने अलग अलग तरह के सैटेलाइट चैनल्स के लिए जो दिशा निर्देश वहां पे दिए हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो इन अलग अलग एंगल से आपको करंट अफेयर्स को समझना है। अब आपको ये चीज ध्यान में आई होगी कि फॉर एग्जांपल हमने स्पेस सेक्टर के बारे में एक बेसिक हमने जो है पढ़ाई की थी, हमने जो है मान लो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड बेसिक पढ़ाई वहां पे की थी। तो ये बेसिक पढ़ाई करने के बाद ऐसी जो करंट अफेयर्स होते हैं उस बेसिक पढ़ाई के साथ हमने लिंक करते जाना है। हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग और करंट अफेयर्स, इसको अगर आप लिंक करते करते अगर आप आगे बढ़ोगे तो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये अप्रोच अपने वहां पे लेना चाहिए। तो कुछ जस्ट जो है रिप्रेजेंटेटिव करंट अफेयर्स वाले इश्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस किए। प्लीज गो थ्रू दीज इश्यूज, इंपॉर्टेंट इश्यूज। फिर से जो है चाहे तो इसको आप देखो, अपने अपने आपके जो है पॉइंट्स वहां पे करंट अफेयर्स वाले आप वहां पे निकालो और इसके साथ आप आगे बढ़ो। आई होप आज की चर्चा में ये सारी चीजें आपको ध्यान में आई होगी। आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। अगली चर्चा में करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ और इश्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। जय हिंद।